Good morning. This is Aryan sir here from Bhardwaj campus. रिलेशन मैं जानना चाह रहा हूं रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। इस दोनों के बीच में हम रिलेशन निकालना चाहते हैं और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है सर, ये काफी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा बात को समझिएगा। तो बच्चा लोग, नॉर्मेलिटी की फॉर्मूला क्या होती है आप लोग पहले डिटरमाइन करना चाहेंगे? थोड़ा मुझे बताइए, डिराइव करके बताइए। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखिए आप लोग और पुट कीजिए और उसको मोलरिटी के टर्म में कन्वर्ट कीजिए। ट्राई करिए आप लोग। क्या होगा फॉर्मूला सर? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट की जगह पे वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 और नीचे क्या लिखूंगा मैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है किसी तरीके से मोलरिटी के फॉर्मूले में। तो बच्चा लोग, आप मुझे एक बात बताइए थोड़ा सा, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इंटू क्या सर? 1000। ये हमारा किस में रहेगा? मिलीलीटर में। ये हमारा वेट क्या है? ग्राम में। यहाँ पे मुझे वेट क्या है? ग्राम में। तो आप लोग देखिए, वेट 1000 वॉल्यूम तो है, वेट 1000 वॉल्यूम तो है, यहां पर इक्विवेलेंट वेट है, यहां पर मेरा मॉलिक्यूलर वेट है। किसकी सर? तो सॉल्यूट की। यहां पर मैं डब्ल्यू भी कर दूं, चलेगा? मैंने क्या किया, ऊपर नीचे दोनों तरफ से एमबी से मल्टीप्लाई कर दिया, चलेगा सर? तो बच्चा लोग आप देखिए, डब्ल्यू बी इंटू 1000, डब्ल्यू बी इंटू 1000, वॉल्यूम इंटू मॉलिक्यूलर वेट। अगर मैं इन सबों को मिला दूं यहां से, ये मुझे क्या दे देगा? मोलरिटी। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू इतने के जगह पे मोलरिटी लिख दूं मैं, इनटू एम डी बाय ई। ई मेरा क्या है सर? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। यहां पे क्या हो जाएगा सर? एम वी बाय ई बी। चलेगा सर? ये मेरा आ गया रिलेशन। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो बच्चा लोग, यहां से हम लोग कह सकते हैं कि n इंटू, इसको इधर लेके आइए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलरिटी के लिए मैं m लिया इंटू एम बी मेरा क्या है सर? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये हमारा आ गया रिलेशन। ये आपका क्या हो गया सर? ए एस टी। इसे समझिएगा आप लोग सर। वैसे कॉमन सी बात है सर, नॉर्मेलिटी को मोलरिटी से इक्विलेट करना है। थोड़ा मैं ट्रिक की बात समझाना चाहूंगा आपको। देखिए, नॉर्मेलिटी को मोलरिटी से रिलेट करना है सर, याद कैसे करते हैं हम लोग हैं, इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। तो बच्चा लोग, नॉर्मेलिटी के लिए सर क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट, और सॉलिड के लिए ईबी। मोलरिटी के लिए क्या होता है सर? मॉलिक्यूलर वेट। बस इतना सा कंसेप्ट है, चलेगा? ये समझ लीजिएगा आप लोग सर। चलिए आगे हम लोग बातें करते हैं। इसे आप लोग नोट कर लें। चलिए सर, थोड़ी देर ध्यान दीजिएगा। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ये हम लोगों ने देखा। अब मैं समझना चाहूंगा थोड़ा सा, ये एम बी बाई ई बी ये है क्या, ये हम जानना चाहते हैं। तो बच्चा लोग, कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था वैलेंसी फैक्टर के बारे में। जब मैं थोड़ा देर पहले पढ़ा रहा था ना वैलेंसी फैक्टर के बारे में, मैं समझना चाहूंगा। मैं पहला केस लेता हूं फॉर एसिड। एसिड के लिए इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है सर? ऑफ कोर्सली मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड बाय इसकी वैलेंसी फैक्टर। और एसिड की वैलेंसी फैक्टर क्या होती है?
चलिए यहां पर एसिड को हम लोग मानते हैं सॉल्यूट, तो लिख सकता हूं मैं Eb इज इक्वल टू एम बी बाय वैलेंसी फैक्टर हमारा है, एसिड की वैलेंसी फैक्टर क्या होती है, उसकी बेसिसिटी होती है, तो बेसिसिटी इज इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा एम बी बाय Eb। तो मैं यहां पे पुट कर दूं, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा क्या है सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन को पुट कीजिए फर्स्ट में, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां से हमारा नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा मोलारिटी इंटू एम बी बाई ईबी की जगह पे क्या हो जाएगा सर बेसिसिटी। ये जो नॉर्मेलिटी हमारा निकला वह किसके लिए निकला सर, फॉर एसिड के लिए, फॉर एसिड। केस 2 की बातें मैं कर लूं, केस 2 फॉर बेस की मैं बातें करूंगा। तो बच्चा लोग आप में बताएं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस बाय वैलेंसी फैक्टर ऑफ बेस। तो हम लोग पहले ही बात को समझ चुके हैं कि बेस की जो वैलेंसी फैक्टर होगी वह क्या होगी सर, बेस की एसिडिटी होगी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एसिडिटी इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं सर, एसिडिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। तो यहां पे एसिडिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस को एम बी ले लूं, बेस को मैंने सॉल्यूट मान लिया, और यहां पे क्या हो जाएगा सर ई डी। इधर मैं इरेज करूं, इससे पहले आप लोग नोट कर लें, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। तो बच्चा लोग यहां पे हम लोग समझ सकते हैं बेस के लिए नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू इस, मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं इसे मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 3। मैं एक काम करता हूं, नाउ पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, उसको पुट कीजिए आप यहां पे। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मोलरिटी इंटू ई, एम बी बाई ई बी की जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग सर, एसिडिटी। तो बच्चा लोग ये जो हमारा नॉर्मेलिटी निकला वो किसके लिए निकला सर, फॉर बेस के लिए। ये बातें समझ में आ रही है सर। थोड़ा सा एक चीज और देखिएगा, इक्वेशन 1 की मैं बातें करूं, इसको याद रखने की ट्रिक क्या है थोड़ा समझेंगे सर। सर आपके पास दिया हुआ है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। बच्चा लोग ये एम बी बाई ई बी जो हमारा है, एम बी बाई ई बी यानी तो एसिडिटी दे रहा है यानी तो बेसिसिटी दे रहा है सर। एक्चुअली में ये है क्या, वैलेंसी फैक्टर ही तो है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वैलेंसी फैक्टर को, और वैलेंसी फैक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एन फैक्टर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एन फैक्टर। तो यहां पर हम लोग नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू लिख सकते हैं मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, या फिर नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, एन। ये एन क्या है सर, ये एन हमारा है एन फैक्टर। ये एन फैक्टर बोलिए चाहे वैलेंसी फैक्टर बोलिए, बात बराबर है। इसको याद करने का ट्रिक क्या है सर, आप इसे याद कर सकते हैं, समझिएगा, एन के लिए 9, एम के लिए मो, एन के लिए 9, नमन। तो बच्चा लोग नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में ट्रिक क्या होता है सर, तो नमन। एक गाना आया था ना, हवन करेंगे, तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के लिए नमन करेंगे। नमन करेंगे मतलब क्या,
नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में रिलेशन, ये 9 n के लिए, ये m के लिए, ये 9 n के लिए। n क्या है सर? n फैक्टर, मतलब कि आप यहां पे वैलेंसी फैक्टर समझे। तो नमन करेंगे मतलब क्या? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू n फैक्टर। समझ गए? आप लोग इसके नोट कर लें। देखिए बच्चा लोग, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, या क्वेश्चन एम्स 2000 में पूछा हुआ है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 मोलर H3PO3 इज, ये हमारा फास्फोरस एसिड है। मुझे बोला जा रहा है इसकी नॉर्मेलिटी निकालने के लिए। हमारे पास क्या गिवन है? H3PO3, इसकी मोलरिटी मुझे कितना दिया हुआ है सर? 0.3। और मुझे बोला क्या जा रहा है निकालने के लिए? इसकी नॉर्मेलिटी। हम लोग जानते हैं नमन यानी कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू n फैक्टर, मतलब क्या? इसकी वैलेंसी फैक्टर की मैं बात कर रहा था। और H3PO3 की जो वैलेंसी फैक्टर होती है हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं। H3PO3 की वैलेंसी फैक्टर कितनी होती है? तो P डबल बॉन्ड O, 3 ऑक्सीजन है, 2 देंगे, 3H, 1 2 और 3, कितने हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं? हम लोग पढ़े हुए थे कि H3PO3 मेरा कैसा एसिड है सर? ऑक्सी एसिड है। ये हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस नहीं होगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सिर्फ रिप्लेस हो सकता है। तो इसकी जो वैलेंसी फैक्टर होगी वो कितनी होगी? 2। तो इसकी वैलेंसी फैक्टर मुझे कितना मिल गया? 2। यहां पुट कर दीजिए। मोलरिटी 0.3 दिया हुआ है, वैलेंसी फैक्टर मेरा कितना हो गया? 2। मेरा आंसर कितना आ जाएगा सर? 0.6। ऑप्शन नंबर डी। उसी तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करें। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है द नाइट्रिक एसिड 70% हैज ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.42, फाइंड द नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी ऑफ द एसिड। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग सर मोलरिटी निकाल लेते हैं, फिर क्या निकालेंगे हम लोग सर? नॉर्मेलिटी। तो इसकी मोलरिटी कैसे निकालेंगे? आपके पास नाइट्रिक एसिड दिया हुआ है HNO3, स्पेसिफिक ग्रेविटी है और परसेंटेज वेट हमारे पास में है। हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे? मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू क्या सर? 10 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो बच्चा लोग देखते हैं मुझे क्या क्या गिवन है। यहां से HNO3 में मुझे दिया हुआ है इसका परसेंटेज वेट कितना दिया हुआ है सर? 70। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मुझे गिवन है सर 1.42। और मुझे क्या चाहिए? ये मिल गया, ये मिल गया। चाहिए मुझे मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लें। हाइड्रोजन के लिए 1, नाइट्रोजन के लिए सर 14 प्लस 3, एक ऑक्सीजन के लिए कितना होगा सर? 16। 16 इंटू 3 48 प्लस 14 1 15। तो ऐड कर ले हम लोग 15 और कितना सर? 48। ये कितना आ गया मेरा सर? 63। इसे पुट करें और निकालें यहां पे सर। ये भी हमारा आ गया सर। परसेंटेज वेट मुझे कितना मिल गया? 17 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी मुझे मिला हुआ है 1.42 इंटू 10 बाय 63। इसे सॉल्व करें, देखिए कितना आ रहा है सर। और नॉर्मेलिटी क्या होगा? मोलरिटी इंटू n फैक्टर, यानी क्या? वैलेंसी फैक्टर। तो इसकी जो मोलरिटी आएगी वो पुट करेंगे आप लोग यहाँ पे, इंटू इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी हो जाएगी? HNO3 की एक हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर आपका आ जाएगा मोलरिटी और यहां पे आपका क्या आ जाएगा सर? नॉर्मेलिटी। चलिए इसे सॉल्व करें आप लोग। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 15.8। यहां रखे 15.8 इंटू 1 कितना आएगा सर? मेरा 15.8 ही आएगा। इसकी मोलरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों कितना आएगा सर? 15.8। इसके लिए भी 15.8। सॉल्व कर लें।
चलिए सर, हम लोग बात करेंगे नंबर 9 फॉर्मेलिटी की। ये हमारा फॉर्मेलिटी क्या होता है? सबसे पहले इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। इसे हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। बातें समझेंगे सर, फॉर्मेलिटी क्या होता है सर? फॉर्मेलिटी की मैं बात करूंगा। फॉर्मेलिटी को समझना है, हम लोग समझना चाहेंगे सर मोलरिटी को। जिस तरीके से मैं नॉर्मलिटी को पढ़ाया मोलरिटी को ध्यान में रख करके, उसी तरीके से मैं फॉर्मेलिटी को भी पढ़ाऊंगा मोलरिटी को ध्यान में रख करके। तो बच्चा लोग, ये मोलरिटी होता क्या है सर? एक तरह का कंसंट्रेशन टर्म्स है, किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने का तरीका है, मेथड है हमारे पास। यह जो फॉर्मेलिटी है यह भी क्या है सर? एक तरह का कंसंट्रेशन टर्म्स है। कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन बच्चा लोग होता क्या है? तो हम लोग समझ सकते हैं ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। बच्चा लोग, मोलरिटी के इसका फॉर्मूला क्या होता था? मोल बाय वॉल्यूम। मोलरिटी पर लीटर सॉल्यूशन में सॉलिड के अमाउंट मोल के टर्म में, उसे हम लोग क्या बोलते थे? मोलरिटी। उसी तरीके से अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन हम लोग कितना ले लेंगे यहां पे? 1 लीटर। पर लीटर सॉल्यूशन में मोलरिटी में और फॉर्मेलिटी में इतना तक का डिफरेंस है। यहां पर भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन लीटर में लेते हैं और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मोलरिटी में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम लोग लेते हैं मोल के टर्म में, और फॉर्मेलिटी में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लेते हैं नंबर ऑफ फॉर्मोल्स। फॉर्मूल समझ में आता है? इसे हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास। इसे आप नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास समझिए। ये नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास क्या होता है? जब मैं पढ़ा रहा था नॉर्मेलिटी तो हम लोग रिलेट किए थे मोलरिटी। थोड़ा बच्चा लोग समझेंगे। मोलरिटी इज इक्वल टू मोल बाय वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, यहां पर हमने मोल लिया, यहां पर मोल की जगह पर हम लोग क्या लेते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। उसी तरीके से अगर हमें फॉर्मेलिटी को डिफाइन करना है तो यहां पर वॉल्यूम तो लेंगे ही लेंगे, मोलरिटी में मोल, नॉर्मेलिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, फॉर्मेलिटी में हम लोग लेते हैं नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास। क्या लेते हैं हम लोग सर? हैं नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास। अब हम लोग समझेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास क्या होता है। तो सबसे पहले सर, अगर सॉल्यूशन के अमाउंट लीटर में हो, सॉल्यूट के अमाउंट नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास के टर्म में हो, तो कंसंट्रेशन क्या कहलाएगा सर? कॉल्ड फॉर्मेलिटी। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग कह सकते हैं फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, अगर आपको फॉर्मेलिटी डिफाइन करना है तो हम लोग कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला by volume of solution in लीटर। तो अगर मुझे इसे डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे सर? फॉर्मेलिटी को अगर डिफाइन करना है तो हम लिख सकते हैं सर, द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास प्रेजेंट इन प्रेजेंट
इन पर लीटर present in per liter of solution are called formulity of a given solution. बातें समझ में आ रही है? मैं मोलरिटी, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी ये सबको हम एक साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं। मोलरिटी में भी मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी में मोल के जगह पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, फॉर्मेलिटी में नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोल हम लोग समझ चुके हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट समझ चुके हैं सर। फॉर्मेलिटी को समझना है तो नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास समझना पड़ेगा। ये समझते हैं नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास क्या होता है? पहले आप लोग इसे नोट कर ले। नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास को समझेंगे हम लोग मोलरिटी को ध्यान में रख करके। समझ गए? तो आप लोग ये नोट करें, इसे नोट मत करें, मैं उधर इरेज कर दे रहा हूं। इसे नोट कर ले आप लोग। इसे इरेज कर दूं मैं? बच्चा लोग एक बात याद रखिएगा, फॉर्मेलिटी जो होता है वह अप्लीकेबल होता है आयनिक सॉल्यूट के लिए। इन केस ऑफ आयनिक सॉल्यूट, समझ गए हमारी बात को? आयनिक सॉल्यूट के केस में जो कंसंट्रेशन होगा हम लोग मेजर करेंगे सर किसके रिस्पेक्ट में? फॉर्मेलिटी के टर्म्स में। देखिए बात समझिएगा, जनरली आयनिक सॉल्यूट जो होता है वह मॉलिक्यूल्स के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता, वह हमारा आयंस के टर्म में रहता है और आयन के नेटवर्क में रहता है। यही रीजन है कि आयनिक सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हम निकालना पसंद करते हैं सर फॉर्मेलिटी के लिए। ये सब बातें मैं समझूंगा और आपको एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। थोड़ा पहले हम लोग यहाँ फोकस करते हैं। अभी हम लोग फॉर्मेलिटी के बारे में पढ़ा हमने। फॉर्मेलिटी इक्वल टू फॉर्मूला हुआ था नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हमारे पास मतलब है कि नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास को कैसे समझें। यहां पर हमारे पास एक परेशानी हो गया कि नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास क्या होता है सर। तो आइए मैं समझाता हूं मोलरिटी से। मोलरिटी इक्वल टू मैंने क्या लिखा था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बच्चा लोग आपने मोल कैसे डिफाइन किया था? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट है तो भी देंगे हम लोग। उसी तरीके से नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ आयनिक सॉल्यूट, ये आयनिक सॉल्यूट के लिए हमारा है। ये क्या होगा हमारा सर? गिवन वेट। किसके लिए सर? सॉल्यूट के लिए। बाय मोल के लिए मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं और यहां पर हम लोग लेते हैं फॉर्मूला मास, जिसे आप लोग फॉर्मूला वेट भी कहते हैं। मैं यहां लिख दूं FM। ये क्या है सर? फॉर्मूला मास ऑफ आयनिक सॉल्यूट। तो सर ये फॉर्मूला मास क्या आ गया यहां पे? ये समझ में नहीं आ रहा है। फॉर्मूला मास क्या होता है? आइए मैं समझाता हूं आपको। मैं एक कोई भी फॉर्मूले की मैं बातें करता हूं किसी मॉलिक्यूल्स के लिए। तो सर थोड़ा मैं मतलब समझाना चाहूंगा आपको। पहले आप यहां पे नोट कर ले, मुझे थोड़ा ज्यादा जगह चाहिए। मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं और मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बच्चा लोग थोड़ा मतलब समझिएगा। फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल्स की बातें करता हूं मैं। किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्मूले को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक होता है इंपीरिकल फॉर्मूला। एक हमारे पास क्या होता है सर? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और एक हमारे पास क्या होता है? इंपीरिकल फॉर्मूला।
जब किसी मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा जाए और उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग मास को डिटरमाइन करते हैं तो हमारा आता है मॉलिक्यूलर मास। हमारा क्या आ जाता है सर? मॉलिक्यूलर मास। और मुझे अगर इंपीरिकल फॉर्मूला गिवन है और इस फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग मास को डिटरमाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? फॉर्मूला मास। इसे हम लोग एफ एम से डिनोट करते हैं और मॉलिक्यूलर मास को हम लोग एम एम से डिनोट करते हैं। यही मॉलिक्यूलर मास और वेट के लिए निकाल लेते हैं मोल, और इसी फॉर्मूले मास और वेट को लेकर के हम लोग क्या निकाल लेते हैं? नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास। अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब सर किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए इंपीरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? हालांकि ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बट मैं फिर से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। एग्जाम्पल के लिए हम कोई भी, अभी मैं आयनिक सॉल्यूट नहीं ले रहा हूं, इसे समझाने के लिए मैं लूंगा एक आयनिक सॉल्यूट। मैं ऐसे कोई एग्जाम्पल ले रहा हूं जनरली। मैंने आपके सामने लिया C4H10, तो ये मेरा क्या है सर? ब्यूटेन है। यहां पर बच्चा लोग, ये मॉलिक्यूल जो है इसके फॉर्मूले को मैं दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। एक हमारा होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक हमारा होगा इंपीरिकल फॉर्मूला। यहां पे स्पेस मेरा तुझे थोड़ा कम लग रहा है, पहले आप लोग इसे नोट कर ले ताकि मैं आपको अच्छे से एग्जांपल समझा सकूं। ठीक है, पहले आप इसे नोट कर लें, फिर मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, इसे नोट कर ले आप लोग। हम लोग यहां पे लेते हैं कोई एग्जांपल ब्यूटेन का। मैंने लिया ब्यूटेन। इस ब्यूटेन के लिए हम इसे दो फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक हमारा लिखा आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के फॉर्म में, और एक हमारा लिखा सकता है इंपीरिकल फॉर्मूला के फॉर्म में। तो सर ब्यूटेन, नॉर्मली ब्यूटेन की मैं बात करूं तो C4H10 के फॉर्म में लिखाएगा। इंपीरिकल फॉर्मूला लिखाना है सर, तो यहां से जो भी चीजें कॉमन आ रही है उसे कॉमन कर लीजिए। यहां से 2 कॉमन कर लूं मैं, यहां पे क्या आएगा सर? कटाइए 2 से इसे। मैंने लिखा C4H10, 2 से 2, 2 से 5, या क्या गया मेरा सर? C2H5। ये ब्यूटेन का मेरा क्या हो गया सर? इंपीरिकल फॉर्मूला। जो गिवन फॉर्मूले हैं उनमें से जो भी कोफिशिएंट कॉमन आ जाए उसे निकाल ले, इसे मैं क्या बोलता हूं? इंपीरिकल फॉर्मूला। तो सर इस बात को समझिएगा आप अच्छे ढंग से, यहां से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपीरिकल फॉर्मूला में हमारा एक रिलेशन आ जाता है। वो रिलेशन क्या आ रहा है मैं आपको यहां पे समझा दूं। तो आप सोचिए C4H10 में आपने क्या कॉमन लिया सर? 2। अगर मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वापस मुझे क्या मिल जाएगा? C4H10। तो आप यहां पर C4H10 को लिखा आपने C2H5 इंटू कितना सर? 2। तो यहां पर ये जो C4H10 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा सर? इंपीरिकल फॉर्मूला को। और ये 2 हमारा कहलाता है, इसे n से डिनोट कर देते हैं। समझ गए? तो बच्चा लोग थोड़ा मैं समझाना चाहूंगा। मैं इसका मास लिखना चाहता हूं। अगर मैं इसका मास लिखूं तो क्या आएगा सर? 4 इंटू कार्बन के लिए 12 प्लस 10 इंटू हाइड्रोजन के लिए 1। ये मुझे कितना आ जाएगा सर? 48 प्लस 10 58। ये 58 जो आया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के मैंने मास निकाला, ये मेरा क्या कहलाएगा? ये 48 किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट कर रहा है मॉलिक्यूलर मास को। जबकि C2H5 की मैं बात करूं तो 2 इंटू कार्बन के लिए कितना लिखेंगे सर? 12 प्लस 5 इंटू क्या लिखेंगे सर? 1। सॉल्व कर दूं, ये कितना मुझे आ जाएगा सर? 29। ये 29 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा? तो
तो ऑफ कोर्सली इंपिरिकल फॉर्मूला के मास को इसे मैं क्या बोलूंगा, फॉर्मूला मास। ये जो फॉर्मूला मास निकला वो किसका निकला सर, ब्यूटेन का। ये जो मॉलिक्यूलर मास निकला वो किसका निकला, ब्यूटेन का। यही डिफरेंस है फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास में, समझ गए। नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास और ग्राम फॉर्मूला मास दोनों अलग अलग चीज होता है। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है सर, मॉलिक्यूलर मास को ग्राम के टर्म में लिखते हैं। अगर मैं यहां पे एमयू दे दूं तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ग्राम दे दूं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। उसी तरीके से फॉर्मूले मास को अगर ग्राम के टर्म में लिखें तो ग्राम फॉर्मूला मास कहलाएगा। ग्राम फॉर्मूला मास और नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास दोनों अलग अलग चीजें होती है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि इक्विवेलेंट वेट और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट दोनों अलग अलग चीजें हैं। चलिए इसे नोट कर लें, मैं इधर इरेज कर रहा हूं। बच्चा लोग, मैं आपके सामने दो क्वेश्चन लिखा हूं, थोड़ा समझिएगा। इसे भी इरेज कर दूं मैं क्या? आपको निकालना है ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ 1 मोल ऑफ पोटासियम। इधर मैं इरेज कर दूं। और आपको निकालना है ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ CaCO3। चलिए निकाले दोनों का सर। तो अगर मैं CaCO3 की बात करूं तो सर CaCO3 में आप कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं। ये खुद ही सर क्या लिखा हुआ यहां पे है, इसकी इंपीरिकल फॉर्मूला। तो इसका जो मास निकालेंगे वो खुद मुझे क्या देगा सर, फॉर्मूला मास मुझे देगा। तो बच्चा लोग इसका फॉर्मूला मास क्या होगा, कैल्शियम के लिए 14, कार्बन के लिए सर 12, 3 इंटू ऑक्सीजन के लिए कितना आ जाएगा सर 16, ये मेरा कितना आ जाएगा सर 100। ये 100 मुझे क्या दिया, 100 फॉर्मूला मास ऑफ CaCO3। मैं बात करता हूं इन केस ऑफ 1 मोल ऑफ CaCO3, तब हम लोग यहां पर लिख सकते हैं 100 ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ CaCO3। चलेगा? पर मोल लिया हमने सर, यहां पे हम लोग क्या लेंगे सर, ग्राम पर मोल। यानी कि ग्राम फॉर्मूला मास के लिए यूनिट क्या हो जाएगा मेरा सर, ग्राम पर मोल। 1 मोल के लिए इंपीरिकल फॉर्मूला पर मोल, इंपीरिकल फॉर्मूला का मास निकालिए 1 मोल के लिए, वो मुझे क्या देगा सर, ग्राम फॉर्मूला मास। बात समझ में आ रही है? CaCO3 के लिए हमने 1 मोल CaCO3 के लिए जो निकालेंगे पर मोल, सर फॉर्मूला मास पर मोल मुझे क्या देता है, ग्राम फॉर्मूला मास। मैं इसकी बातें करता हूं, ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ 1 मोल ऑफ पोटास एलम। तो समझेंगे सर, थोड़ा आप लोग सर ट्राई कीजिए। पोटास एलम का फॉर्मूला क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल 3 24H2O। देखिए सर, इसमें से कुछ कॉमन आएंगे। ये जो मुझे फॉर्मूला दिया हुआ है ये मेरा क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और जब इसका आप मास निकालेंगे तो ये मुझे क्या देगा सर, मॉलिक्यूलर मास। तो ये सबको अगर आप सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे सर, 2 इंटू के प्लस सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन प्लस वगैरह वगैरह करते हुए चलिए आप 2 इंटू एल्यूमिनियम
प्लस 3 इंटू सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन प्लस 24 इंटू 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ये इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 948। ये मुझे निकला मॉलिक्यूलर मास। क्यों? क्योंकि ये मुझे क्या दिया हुआ है सर? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है। अब मैं इसका इंपिरिकल फॉर्मूला लिखना चाहता हूं। इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ पोटास एलम। इससे आप कॉमन लीजिए, देखिए क्या क्या कॉमन आ सकता है सर। यहां से 2 कॉमन निकाल लूं और SO4 मेरा क्या आ जाएगा सर? K SO4 गया, यहां पे 2 आ जाएगा ना, K Al2 SO4, यहां से एक SO4 गया, बचेगा कितना मेरे पास? 2। यहां से 2 में कटा दूं, 2 और 2 ये भी कट जाएगा हमारा, बचेगा कितना हमारा सर? 12 H2O। अब मैं इसका मास निकाल रहा हूं। ये मुझे क्या देगा? इंपिरिकल फॉर्मूला का मैं मास निकाल रहा हूं। ये मुझे ऑफ कोर्स क्या देगा सर? फॉर्मूला मास देगा। और ये मुझे कितना आ जाएगा सर? सॉल्व करें तो K प्लस एल्यूमिनियम प्लस 2 इंटू सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन प्लस 12 इंटू 2 इंटू H प्लस ऑक्सीजन। सॉल्व करेंगे, हमने 2 कॉमन निकाला है, 2 से डिवाइड कर दें सर। 4 7 4। ये हमारा फॉर्मूला मास है। अगर मैं इसी को चाहता हूं ग्राम फॉर्मूला मास में लिखना, आप यहां पे क्या लिखेंगे सर? 474 पर मोल, एक मोल के लिए ग्राम पर मोल, ये आ जाएगा हमारा ग्राम फॉर्मूला मास। समझ गए? चलिए इसे नोट कर ले आप लोग। इरेज कर दूं इसे मैं। चलिए बच्चा लोग, थोड़ा हम लोग बात करते हैं वापस फॉर्मेलिटी की। फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आई थिंक आपको सब समझ में आ चुका होगा। तो फॉर्मेट में लिखना चाह रहा हूं, ये नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मिलीलीटर। वेट ग्राम में हमारा है, यहां पे मैं क्या दूंगा सर? 1000। चलेगा सर? जनरली जो फॉर्मूले निकाला जाता है, फॉर्मेलिटी, वह किसके लिए निकाला जाता है सर? आयनिक सॉल्यूट के लिए, आयनिक सॉलिड के लिए निकाला जाता है। आई मेरी बातें समझ में? देखिए, इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड की मैं बात करता हूं, आयनिक सॉलिड जो कभी भी है वह एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट molecular form। but exist as network of ion। इसकी ज्यादा जानकारी मुझे मिलेगी सॉलिड स्टेट नाम के चैप्टर में सर। फिलहाल आप ये समझ लीजिए सर, आयनिक सॉल्यूट हमारे पास जो भी है उसकी हमेशा इंपिरिकल फॉर्मूला लिखी जाती है, ना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपिरिकल फॉर्मूला लिखा गया है वह हमेशा फॉर्मूला मास देगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता वह मुझे मॉलिक्यूलर मास देता। मॉलिक्यूलर मास देता हमें तो हम लोग मोल निकालते, मोलरिटी निकलती। इंपिरिकल फॉर्मूला होता है आयनिक सॉल्यूट का, इसलिए हमें निकलता है
नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास, वहां से हम लोग क्या निकालते हैं हमेशा, फॉर्मेलिटी। आई बातें समझ में सर? इसे नोट कर ले आप लोग। बच्चा लोग इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। 948 ग्राम ऑफ पोटास एलम डिसॉल्व इन 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, देन फाइंड आउट द फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है सर, पोटास एलम और कोई अदर सॉल्वेंट है। ये सॉल्यूट है, बी माना, सॉल्वेंट है हमने ए माना। गिवन क्वेश्चन की बात करें तो इस सॉल्यूशन में वॉल्यूम मुझे कितना दिया हुआ है सर, 5 लीटर। मुझे इसकी फॉर्मेलिटी निकालनी है। इसका मुझे वेट गिवन है, कितना वेट मुझे गिवन है, 948 ग्राम, और इसका मुझे फॉर्मूला मास दिया हुआ है। मुझे इसका फॉर्मूला मास पता है ना सर, पोटासियम का फॉर्मूला मास कितना होता है, 474। तो मुझे निकालना क्या है, इसकी फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ मिलीलीटर। आप यहां पे पुट कर दें, हमारा वेट कितना दिया गया है, 948 इंटू 1000 डिवाइडेड फॉर्मूला मास मुझे क्या दिया हुआ है, 474 इंटू वॉल्यूम मिलीलीटर मुझे कितना दिया हुआ है सर, ये 5 लीटर है, इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5000। इसको मैं सॉल्व कर दूं, यहां से जाएगा, चला गया, इसे मैं सॉल्व कर लूं तो ये कट जाएगा 2 बार में, और सॉल्व करके कितना आएगा सर, 0.4। ये आ गया हमारा फॉर्मेलिटी इसकी 0.4। इसे नोट कर ले आप लोग सर। मैं थोड़ा इरेज कर दूं इसे। तो बच्चे लोग हम लोग फॉर्मेलिटी भी पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा हम बात करना चाहेंगे डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी और फॉर्मेलिटी के, एक एग्जांपल के साथ में। समझना चाहिए कि 1 मोलर और 1 फॉर्मल में क्या डिफरेंस होता है। थोड़ा सा एक एग्जांपल से हम लोग समझना चाहेंगे। डिफरेंस बिटवीन 1 फॉर्मल एंड 1 मोलर सॉल्यूशन में। देखिए 1 फॉर्मल कहने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास हमारे पास सॉल्यूट की 1 होनी चाहिए, और सॉल्यूशन वॉल्यूम कितनी होना हमारे पास में, 1 लीटर। ओहो, देखिए बच्चा लोग थोड़ा मैं समझाता हूं आपको। फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है सर, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ लीटर। मोलरिटी क्या होता है सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसकी अमाउंट 1 लीटर, इसका अमाउंट 1 मोल, तो मोलरिटी कितनी होगी सर, 1, और ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, 1 मोलर सॉल्यूशन। वॉल्यूम हमारा कितना हो सर, 1 लीटर। नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास सॉल्यूट कितना होना चाहिए हमारा सर, 1। तब हमारा जो सॉल्यूशन है उसकी फॉर्मेलिटी 1 होगी, वह सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, 1 फॉर्मल सॉल्यूशन। बच्चा लोग दोनों में डिफरेंस क्या है, 1 फॉर्मल और 1 मोलर में क्या डिफरेंस है, मैं समझाना चाहता हूं आपको। हमने एक एग्जांपल लिया, मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे। हमने लिया यहां सर CaCO3, 100 ग्राम की मैं बातें करता हूं, ठीक है। CaCO3 का वेट हमने कितना लिया, 100 ग्राम। तो आपके ख्याल से इसकी मोलरिटी कितनी होनी चाहिए, और इसको डिसॉल्व करवा रहे हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं 100 ग्राम CaCO3 डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चा लोग थोड़ा मैं समझाता हूं आपको। देखिए अगर हमारे पास मैं बातें करूं मोलरिटी की, तो सर मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। CaCO3 की मॉलिक्यूलर वेट की बातें करूं 100 होती है, काउंट कर लीजिए, 40 और 12, 52 और 48, 100। इसका मैं ग्राम फॉर्मूला मास भी मैं निकालूं अगर,
फॉर्मूला मास निकालूं तो यह भी 100 इंपेरिकल फॉर्मूला है। और तो और ये जो हमारे पास CaCO3 है, ये CaCO3 कैसा सॉल्यूट है सर? तो ये हमारा आयनिक सॉल्यूट है, मतलब कि इसको अगर वाटर में डिसॉल्व करवाएंगे तो यह आयंस में ब्रेक होगा। तो समझेंगे बात को हम लोग। इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहूं तो सर वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इंटू क्या सर 1000, मैं पुट कर दूं यहां पे तो इसकी मोलिटी कितनी आ जाएगी सर? वेट हमारा 100 इंटू 1000 डिवाइडेड इसकी मॉलिक्यूलर वेट कितनी हमारे पास मिल गया सर? 100, 1 लीटर है मतलब 1000 आया मेरा 1 मोलर। क्या इसके मैं फॉर्मूला निकालूं सर तो वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम इन केस ऑफ मिलीलीटर। चलिए सर वेट हमारा कितना है 100 ग्राम इंटू 1000 बाय इसका फॉर्मूला मास कितना आएगा सर हमारा? ऑफ कोर्स 100 इंटू मैं वॉल्यूम की बातें करूं तो 1 लीटर मतलब 1000। तो आपको क्या लगेगा इसकी फॉर्मेलिटी कितनी आई है सर? 1 फॉर्मल। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि आपने जो यहां पर CaCO3 लिया है 100 ग्राम, इसकी मोलरिटी और इसकी फॉर्मल है। क्या यह सही है? यही तो मेरा क्वेश्चन मार्क है। थोड़ा हम लोग चेक करना चाहते हैं, मैं इसे यहां लिख रहा हूं, थोड़ा मतलब समझिएगा। तो बच्चा लोग थोड़ा समझेंगे हम लोग। CaC3 को ब्रेक कर दें, इसको हम ब्रेक करना चाहते हैं। डिस्टिल्ड वाटर में मैंने इसे डिसॉल्व किया तो Ca2 प्लस क्या CO3 2 माइनस, मैं यहां पे लिख दिया इन डिस्टिल्ड वाटर। तो सर इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में जो कार्बोनेट आयन है ये CO3 2 माइनस वाटर में मौजूद H प्लस को कंटेन करेगा और बनाएगा HCO3 माइनस, और वापस HCO3 माइनस जो है वाटर में मौजूद H प्लस से मिल करके हमें क्या दे देगा? H2CO3। तो यहां पर CO3 रहा कहां? इसकी कंसंट्रेशन जो हुई वह तो चेंज कर गई। क्या कर गई सर? चेंज कर गई। तो हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन अगर इसका चेंज कर रहा है तो इसका मोलरिटी कभी 1 मोलर होगा? नहीं हो सकता है सर। आयनिक सॉल्यूट है, फॉर्मूला मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मॉलिक्यूलर मास पे फर्क पड़ जाएगा, इससे इसकी मोलरिटी चेंज हो जाएगी, बट इसकी फॉर्मेलिटी चेंज होगी सर? कभी नहीं होगी। तो इस 100 ग्राम CaCO3 की मैं बात करूं तो यहां पे 1 फॉर्मल लेना सही होगा, बट यहां पे 1 मोलर लेना सही नहीं होगा। ये डिफरेंस हमारा हो जाता है। आई बात है समझ में आप लोगों को? इसे नोट कर ले आप लोग। सर CaCO3 को अगर डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व करवाते हैं तो यह आयंस में ब्रेक कर जाता है। आयनिक सॉल्यूट, आयनिक सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हमेशा निकाली जाती है फॉर्मेलिटी के टर्म में, ना कि मोलरिटी के टर्म में। मोलरिटी के टर्म में निकालते हैं तो हम लोग थोड़ा सा गलती कर बैठते हैं, क्योंकि यहां पर जो हमारे पास एनायंस अवेलेबल होते हैं एसिडिक मीडियम में, ये कन्वर्ट हो जाते हैं एसिड में, और यहां पर इसका कंसंट्रेशन चेंज होता है। कंसंट्रेशन चेंज हुआ, मॉलिक्यूलर मास चेंज कर जाएगा। तो सर फॉर्मूला मास पे क्यों नहीं फर्क पड़ता है? अरे भैया इंपेरिकल फॉर्मूला मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे कोई मतलब नहीं है। समझे हमारी बात को? चलिए इसे नोट कर ले आप लोग। इरेज कर दो इसे मैं। लास्ट कंसंट्रेशन टर्म्स नंबर 10, बच्चा लोग हम लोग बात करेंगे नंबर 10 डीमल यूनिट की। ये डीमल यूनिट क्या होता है? आपने मोलरिटी पढ़ा है सर? मोलरिटी क्या होता है ये मुझे बताएं आप लोग। क्या होता है सर मोलरिटी? मोलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ
solute dissolved in per liter of solution, dissolved in per liter of solution. सर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे मैं टेम्परेचर कितना ले लूं सर? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो मोलरिटी होती है वह कहलाता है डेमल यूनिट। एट 0 डिग्री सेल्सियस जो हमारा हो मोलरिटी क्या कहलाया जाएगा सर? मोलरिटी कॉल्ड डेमल यूनिट। कहने का मतलब क्या है सर? मतलब समझेंगे हम लोग कि सर अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में लिया गया है बट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो वहां पर मोलरिटी नहीं लेंगे हम लोग, वहां पे क्या कहलाएगा? डेमल यूनिट। डेमल यूनिट भी सर एक तरह का क्या है सर? कंसंट्रेशन है। अगर मैं समझाना चाहूं, हमने बात कर ली थोड़ी सी कंसंट्रेशन की, थोड़ा हम लोग इसे अपने अंदाज में पढ़ना चाहेंगे जितना बेसिक से बेसिक समझ सके। कंसंट्रेशन है ये हमारा क्या होगा सर? ऑफ कोर्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा। गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन लेंगे हम लोग, गिवन अमाउंट ऑफ लेंगे सॉल्यूशन। आपने सॉल्यूशन की अमाउंट लिया 1 लीटर और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिया आपने मोल के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ मोल। बट बच्चा कंसंट्रेशन जो होगी वो कहां मेजर कर रहे हैं सर? एट 0 डिग्री सेल्सियस। आप कहां मेजर कर रहे हैं? आप मेजर कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे। तब यहां पर जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या कहलाएगा सर? कॉल्ड डेमल यूनिट। कॉल्ड डेमल यूनिट। आ रही आप लोग को समझ में सर? तो हम लोग इसका डिफिनेशन लिखें। इसे हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग सर। तो बच्चा लोग मैं इसका डिफिनेशन लिखना चाहता हूं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन at 0 degree Celsius, then called डेमल यूनिट ऑफ गिवन सॉल्यूशन। और इसे डिनोट किससे करते हैं सर? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी। तो बच्चा लोग हम लोग कह सकते हैं D इज इक्वल टू एन बाय भी, कहां पे सर? एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। आई बात है समझ में? ये डिफाइन कहां होता है सर? 0 डिग्री सेल्सियस पे। चलिए इसे नोट कर ले सर। इसका भी यूनिट क्या होता है सर? मोल पर लीटर ही होता है। देखिए डेमल यूनिट और मोलरिटी में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, मोलरिटी हर जगह हर टेम्परेचर पे डिफाइन होता है, बट सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे छोड़ करके। 0 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को अगर मोलरिटी के टर्म में लिखा गया है तो गलत लिखा गया है, वहां पर मोलरिटी क्या कहलाएगी? डेमल यूनिट कहलाएगी। आई बात समझ में आपको सर? इसे नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी। बच्चा लोग थोड़ा हम लोग देखना चाहेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। बच्चा लोग थोड़ा हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, थोड़ा हम लोग इसको समझ लेते हैं। मैंने लिखा है 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड देन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। 1 मोलर किसी भी एक्वस सॉल्यूशन की मोलरिटी जो होती है वह मोलरिटी के रिस्पेक्ट में ज्यादा होती है, ऐसा देखा जाता है जनरली। अगर सॉल्यूशन हमारा काफी डाइल्यूट हो तब वहां पर मोलरिटी से ज्यादा हो जाता है। व्हेन जब हमारा सॉल्यूशन, अच्छा थोड़ा ऑफिस में चले जाइए ना, ऑफिस में होंगे राजीव सर। नहीं आप साइड जाइए, वहां ऑफिस होगा। बच्चा लोग तो इधर देखिएगा आप लोग। व्हेन सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट देन मोलरिटी अप्रॉक्स इक्वल टू मोलरिटी। जब हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाए? काफी डाइल्यूट हो जाए, तब हमारा मोलरिटी के रिस्पेक्ट में क्या होगी? अप्रॉक्स इक्वल हो जाती है। अगर सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट नहीं है तब मोलरिटी
मोलरिटी के इक्वल कभी नहीं होगा। और ये हमारा क्वेश्चन है आपके आरसी मुखर्जी क्वेश्चन नंबर 2। किसी एक्वस सॉल्यूशन का केस ले अगर हम लोग सर, तो वहां पर मोलरिटी से ज्यादा कंसंट्रेटेड होती है, यानी कि 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होगी वह हमेशा 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन से ज्यादा होगी। एक्वस सॉल्यूशन केस में मोलरिटी ज्यादा होता है मोलरिटी के रिस्पेक्ट में। अगर सॉल्यूशन काफी डाइल्यूट हो जाए तब वहां पर मोलरिटी इक्वल हो जाती है। अगर हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं रहा तो मोलरिटी कभी भी मोलरिटी के रिस्पेक्ट में इक्वल नहीं होगा। आई मेरी बात समझ में सर? आरसी मुखर्जी चैप्टर नंबर 13 जो आपको बनाना है, सॉल्व करना है, सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि मोलरिटी के इक्वल कब नहीं होता है? जब हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं हो तब। सॉल्यूशन अगर मेरा डाइल्यूट नहीं रहा तो वहां पर मोलरिटी के कभी भी इक्वल नहीं होगा। अगर डेंसिटी हम लोग किसी सॉल्यूशन का 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ले लें तब मोलरिटी की वैल्यू मोलरिटी से ज्यादा हो जाती है। इस बात को आप लोग याद रखें, मोलरिटी की वैल्यू मोलरिटी से ज्यादा हो जाती है अगर डेंसिटी हम लोग 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ले तब। पीपीएम यूनिट हम लोग जो पीपीएम पढ़ते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। मैंने लिखा है पीपीएम यूनिट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंटेड कंसंट्रेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन लाइक पॉल्यूटेंट्स इन एनवायरनमेंट। पॉल्यूटेंट्स इन एनवायरनमेंट, हमारा जो पॉल्यूशन है उसकी मेजरमेंट हो जाती है ना, एनवायरनमेंट में पॉल्यूटेंट की अमाउंट कितनी है यह मेजर करना है। अब सोचिए सर, हमारा एनवायरनमेंट एक वॉल्यूम हो गया हमारा सॉल्यूशन का, उनमें जो मौजूद है पॉल्यूटेंट्स वो हमारा सॉल्यूट हो गया, कितनी कम अमाउंट में अवेलेबल होती है पॉल्यूटेंट्स। तब वैसा कंसंट्रेशन निकालने के लिए जहां पर कि सर कंसंट्रेशन काफी कम अमाउंट में अवेलेबल हो, तो कंसंट्रेशन टर्म्स को निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं पीपीएम का। किसका इस्तेमाल करते हैं सर? पीपीएम का। मैंने कहा सी में सॉल्ट, समुद्र में जो सॉल्ट मौजूद हैं काफी कम अमाउंट में अवेलेबल हैं, उनका कंसंट्रेशन निकालने के लिए पीपीएम का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आगे लिखा सर, दोज कंसंट्रेशन टर्म्स विच इन्वॉल्व वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। मैंने कहा था आपको सर, इसका मतलब है कि आप कोई भी कंसंट्रेशन टर्म लेते हैं, किसी भी कंसंट्रेशन टर्म्स के फॉर्मूले में अगर वॉल्यूम आता है सॉल्यूशन की तो वह टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। क्यों करेगा सर? क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, इसलिए उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन भी डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे। फॉर्मूला में वॉल्यूम आया तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, फॉर्मूला वॉल्यूम नहीं आया तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। समझे? हमारी बात समझ में आ रही है सर? मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये सब के फॉर्मूले में वॉल्यूम आती है इसलिए टेम्परेचर भी डिपेंड करता है। मोलरिटी, परसेंटेज वेट बाय वेट, मोल फ्रैक्शन, ये हमारा क्या है सर? ये हमने लिखा है मोल फ्रैक्शन। ये आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इन सबों के फॉर्मूले में वॉल्यूम नहीं आती है सॉल्यूशन की, इसलिए टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होते हैं। आई बात समझ में सर? इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस तरीके से आपका चौथा लेक्चर खत्म हो गया। हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सर वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 और सॉल्युबिलिटी, लेक्चर 5। आज क्लास के लिए सर बाय बाय सर। थोड़ा इनके न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिएगा, एग्जाम आइडिया को उठाइएगा। वहां पर जितने भी बोर्ड एग्जाम में कंसंट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको सॉल्व कीजिएगा। DPP2, DPP3 आपको हम भेज देते हैं, आप उनको सॉल्व कर लीजिएगा। और उसके बाद अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। इनके बाद में सर थोड़ा यहाँ तक अपना नोट्स कंप्लीट कर लें और हमें ग्रुप में सेंड कर दें। आज के लिए सर काफी है सर, बाय बाय सर।